अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वो लोग जो अपना इकोनॉमी का टॉपिक कवर करना चाहते हैं, वो इस लेक्चर को सुन के अपना पीपीएससी का, एफपीएससी का, सीएसएस, पीएमएस, वो वन पेपर हो या वो सब्जेक्टिव पार्ट हो आपका या ऑब्जेक्टिव पार्ट हो, इंशाल्लाह वो आपका तब पूरा सिलेबस यानी कि मुकम्मल कवर होगा इसमें। तो दोस्तों, ये लेक्चर शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि इकोनॉमी के टॉपिक के अंदर मजीद सब टॉपिक बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमी में आप स्टडी कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर को, आप इंपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो, एक्सपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो, आप इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो, टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, करंट अकाउंट जो डेफिसिट है उसके बारे में, ट्रेड डेफिसिट के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में, रेमिटेंसीज के बारे में। इसका मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक टॉपिक में आपका सारा यानी कि टॉपिक कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये लाजमी सुनिएगा, ये इकोनॉमी के सर्वे है जो 2024 से लेकर 2025 के दरमियान हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस रही है। इसमें तमाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे अथेंटिक यानी कि फैक्ट्स होंगे, ताकि आप इन फैक्ट्स को अपने सब्जेक्टिव पार्ट में इस्तेमाल कर सकें, या जो लोग वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं अगर एमसीक्यूज में ये टॉपिक्स आते हैं तो उसमें यानी कि उनकी तैयारी हो सके। सो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। सो ये इकोनॉमिक सर्वे है जो 2024 से 2025 के दरमियान पेश यानी कि 2024 से 2025 तक की जो कारकर्दगी है उसके बारे में है कि कितनी ग्रोथ दिखाई है हमने, किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है, या किस सेक्टर में हम ग्रोथ नहीं दिखा सके और इसके पीछे वजूहात क्या है। ये सारी इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगी। सो दोस्तों, सबसे पहले ये क्योंकि हमने पूरा टॉपिक समझना है, इसलिए मैं एक एक चीज भी आपको साथ साथ समझाता चला जाऊंगा। सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ क्या है। दोस्तों, जीडीपी ग्रोथ हम कहते हैं कि एक मुल्क के अंदर एक साल में कितनी प्रोडक्ट्स बनाई गई, कितनी सेल की गई उसी मुल्क के अंदर, और कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई। अगर उस टोटल का तखमीना लगा लें हम कि वो टोटल कितनी अमाउंट है, तो वो उस मुल्क की जीडीपी बनेगी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब होता क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब। ये देखिएगा, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो 2024 से 2025 का है, ये पेश करते हैं। अब हुकूमत ये चाह रही है कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो हमें उम्मीद है 2.7% तक इस साल पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। लेकिन दोस्तों, ये ग्रोथ इतनी आसान नहीं है कि पाकिस्तान ये 2.7 अचीव कर ले। उसकी वजह ये आपको नीचे नजर आ रही होगी। ये फॉर एग्जांपल करंट प्रोग्रेस मैंने निकाली है। अब इसमें एक साल को तीन तीन हिस्सों में, तीन तीन यानी कि मंथ्स में डिवाइड कर लिया, 3 मंथ को एक क्वार्टर का नाम दिया। तो इसका मतलब ये 4 क्वार्टर बनने थे, एक साल में 12 मंथ होने थे, तो 3 3 मंथ के हमने फेज बना लिया है। ये पहला फेज Q1 के नाम से आपको नजर आ रहा है, Q2 के नाम से दूसरा फेज है, Q3 के नाम से तीसरा फेज है, चौथा फेज अभी जारी है जो ये आपको नजर आ रहा है अप्रैल से जून तक का। इसके अभी फैक्ट्स हमें आने बाकी है। सो दोस्तों, जो पहले 3 मंथ थे इस साल के, उसमें हुकूमत ने ग्रोथ दिखाई है 1.37% जीडीपी की ग्रोथ रही है। जो नेक्स्ट 3 मंथ्स थे उसमें ग्रोथ आई है 1.53%। उससे जो नेक्स्ट 3 मंथ थे उसमें आई है 2.4%। अब अगर हुकूमत ये अचीव करना चाहती है 2.7%, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत ये जो 5.5% ग्रोथ दिखाए इस 3 मंथ में, जो ये अप्रैल और जून के हैं, इन 3 मंथ्स में अगर 5.5% के साथ से जीडीपी की ग्रोथ होगी, तो एवरेज जो फिर चारों क्वार्टर्स की मिलाएंगे हम, तो वो 2.7% तक जाएगी। तो इसका मतलब ये मुश्किल दिखाई देती है, लेकिन हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हम 2.7 तक चले जाएं। दोस्तों, ये ग्राफ देखिएगा, इस ग्राफ की मदद से इंशाल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर यानी कि इस टॉपिक की समझ आएगी जीडीपी ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन है हमारे पास जो टारगेट हमने सेट किया हुआ था। ये जो लाइट मतलब डार्क लाइट लाइन जो थी ये टारगेट था। ये जो लाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये हमने हमारी अचीवमेंट है कि क्या हमने एक्चुअल अचीव किया हमने। सो 2020 से लेके 2021 तक देखिएगा, हमने टारगेट सेट किया था 2.3% हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी रही, 5.8% तक चली गई। फिर 2021 से 2022 तक देखिएगा, हमने सोचा था, हमने टारगेट सेट किया था हमारी ग्रोथ होगी 4.8% तक, लेकिन इससे भी अच्छी हमारी ग्रोथ हो गई 6.18 तक।
फिर 2022 से 2023 तक हमने सोचा था हमारी ग्रोथ होनी चाहिए 5%, लेकिन हमारी ग्रोथ माइनस में चलेगी, -0.21%। इसमें जो हमारी जो कोविड-19 आया था उसके रिperकशंस भी शामिल थे। फिर 2023 से 2024 तक हमने टारगेट सेट किया था कि हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए 3.5%, लेकिन हम जस्ट 2.5% अचीव कर सके। इस बार हमने सेट की हुई है अपनी इकोनॉमी होनी चाहिए, टारगेट था 3.6 का, लेकिन अचीव कितनी करने जा रहे हैं, 2.7। ये भी अभी पॉसिबल नहीं है कि 2.7 अचीव होगा, क्योंकि जो 3 मंथ गुजर रहे हैं इसमें हमारी ग्रोथ अगर हमारी 5.5% होगी तो एवरेज निकलेगी 2.7। तो इसका मतलब ये भी आसान नहीं है। सो अब हमारी हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत आखिरी 3 सालों के अंदर अपना जो भी टारगेट सेट कर रही है वो अचीव नहीं कर पा रही। लास्ट ईयर भी 3.6 उसने टारगेट सेट किया था, लेकिन 2.6 वो कह रहा है कि हम अचीव कर लेंगे। 2.7 ये आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये भी अभी होता नजर नहीं आ रहा। सो देखते हैं कि दोस्तों अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी बेहतर होगी तो इससे फायदा क्या होगा। एक, जॉब ज्यादा प्रोड्यूस होंगी, दूसरे नंबर पे लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी, बिजनेस ज्यादा ग्रो करेंगे। अगर जीडीपी की ग्रोथ कम होती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, महंगाई ज्यादा होती है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम प्रोड्यूस होती है और लोगों पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो फाइनेंशियल प्रेशर भी लोगों पर ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों हुकूमत ने जो ओवरऑल टारगेट्स हैं वो तो मिस किए हैं, वो कहता, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा है जिसमें कुछ बेहतरी नजर आई है। जो पर कैपिटल इनकम है, ये जो इंडस्ट्री सेक्टर पर कैपिटल इनकम, ये आगे जाके मैं आपको ग्राफ की मदद से भी समझाऊंगा। दोस्तों ये पर कैपिटल इनकम जो है पिछले साल थी ये $1662, यानी कि एक साल एक पर्सन इतनी अमाउंट कमा रहा था। अब ये $1824 एक साल में कमा रहा है। इसका मतलब कि उसकी पर कैपिटल इनकम जो है वो पहले से बेहतर हुई है। पिछले साल $1662 थी, अब वो $1824 पे चला गया। सो एवरेज इनकम इस साल बेहतर हुई है। अब दूसरा आता है करंट अकाउंट बैलेंस या करंट अकाउंट डेफिसिट। दोस्तों करंट अकाउंट बैलेंस ये होता है कि आपके मुल्क से कितने डॉलर बाहर गए हैं, जो आप बाहर कब जाने हैं, जब आपने चीज़ों को इंपोर्ट करना है, बाहर के मुल्क से चीज़ें मंगवानी है तो आपको डॉलर दे के मंगवानी पड़नी है। या दूसरी चीज़ कि बाहर से डॉलर्स कितने हमारे मुल्क के अंदर आने हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, या जब आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट किया तो डॉलर आपके मुल्क में आएंगे। तो इसका मतलब कि डॉलर्स कितने आए हैं, इनके दरमियान जब हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर तो करंट अकाउंट अगर तो नेगेटिव में चला गया, फॉर एग्जांपल डॉलर्स आप ज्यादा पे कर रहे हैं, मुल्क के अंदर कम आ रहे हैं, फिर वो होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपके मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आप पे कम कर रहे हो, यानी कि बाहर कम जा रहे हैं, तो वो होगा करंट अकाउंट सरप्लस। अब इस बार हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है ये आपको नजर आ रहा है, ये जुलाई से अप्रैल तक का है, ये $1.9 बिलियन तक चला गया। इसका मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब बेहतर है। पिछले साल ये डेफिसिट में था, ये $1.3 बिलियन कम था, यानी कि इतना नुकसान हो रहा था हमें डॉलर्स का। दूसरा दोस्तों इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो है वो इस साल हमारे पास 4.7% पे चली गई है। टारगेट था हमारा 12% का, इसका मतलब हमने बहुत कम ले आए हैं। वो पिछले साल ये 23.4% पे थी। इसका मतलब कि महंगाई बहुत ज़्यादा कम हुई है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। अब जो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये कहता है कि आप एक बार दुनिया की इकोनॉमी को भी देखो कि दुनिया की इकोनॉमी किस तरह से बिहेव कर रही है। अब जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो गई है 2025 में, वो पहले 3.5% पे थी, अब कम होकर 2.8% पे आ गई है। इसका मतलब कि दुनिया की इकोनॉमी भी कम हो गई है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपने देखना है तो दुनिया की इकोनॉमी को सामने रख के देखो। उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये कहता है कि हमने बेहतर ग्रो किया है। अब दोस्तों इसके आगे चलते हैं। ये जिस तरह हमने पढ़ लिया कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2.7% पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि अगर हम इस 3 मंथ में 5.5% ग्रोथ अचीव कर लेते हैं, जो ऊपर हम पढ़ भी आए हैं। अब एक एक सेक्टर को देखते हैं। जिस तरह पहला सेक्टर है जी एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ग्राफ की मदद से मैं आपको ये एक एक सेक्टर समझाता भी जाऊंगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में पाकिस्तान जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 23.54% है। इसका मतलब अच्छा खासा हमारा जो सेक्टर है ये हमारी जीडीपी की ग्रोथ में इसकी इम्पोर्टेंट है। अब जो एग्रीकल्चर है ये 37% हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर की वजह से जॉब्स मुहैया होती है। अब होता क्या है कि इसमें ग्रोथ तो आई है लेकिन बहुत कम है, 0.56% जस्ट। उसकी वजह क्या बताता है कि क्यों हमारी ग्रोथ नहीं आ सकी 2025 में। उसकी दोस्तों वजह यह है कि जो वेदर और क्लाइमेट जो था इसके चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े।
आपको पता है कि क्लाइमेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम हो रही है। अब ये ग्राफ की मदद से समझते हैं, आपको बेहतर तौर पे समझ भी आएगी। अब 2020 और 21 में देखिएगा, हुकूमत ने टारगेट सेट किया था 2.9 का, और टारगेट अचीव हो गया 3.5%। इसका मतलब कि टारगेट से ज़्यादा हुकूमत ने एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ दिखाई थी 2020 से 21 तक। अब 2021 से 22 तक देखिएगा 3.4 था टारगेट, 4.2 हमने अचीव कर लिया, ये भी बेहतर था। अब 22 से 23 तक देखिएगा, ये हमने 3.9 हमने टारगेट सेट किया था, और हमारी ग्रोथ कितनी हुई 2.2%। इसका मतलब हम टारगेट अचीव नहीं कर सके। और 2023 से 2024 तक देखिएगा, टारगेट था 3.4 और अचीवमेंट 6.4%, मेगा लेवल पे ये अचीवमेंट हुई थी हमारी। अब ये 2024 से 25 देखिएगा, हमारे टारगेट था 2%, लेकिन हम जस्ट अचीव कर सके हैं 0.6%, जिसमें मेजर वजह जिस तरह उसने बताई कि क्लाइमेट चेंज की मेजर वजह बन रही है। दोस्तों इसके अलावा भी वजह होती हैं, पॉलिसियाँ हमारी इतनी अच्छी नहीं होती, या ट्रांजिशन आ जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, ये भी मेजर वजह बनती है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्टॉक के बारे में, जिसमें एनिमल शामिल हैं, या मिल्क उनका मीट शामिल हो जाती है। लाइफ स्टॉक ने भी ग्रो किया है, कितना ग्रो किया है 4.72% के हिसाब से। दोस्तों ये 2024 से 25 के दरमियान की हमारी परफॉर्मेंस है। इसका मतलब कि उसमें भी हम यहाँ पर हमारी ग्रोथ हुई है, नेगेटिव रेट नहीं गया। फिशरीज में अगर हम देखें, फिश इंडस्ट्री में वो भी ग्रो हुई है, कितनी ग्रो हुई है 1.42%। फॉरेस्ट्री देखें, यानी कि ट्रीज या वुड इंडस्ट्री, वो 3.03% इस साल हमारी ग्रोथ, उसकी ग्रोथ हुई है। क्रॉप्स की बात करें तो दोस्तों क्रॉप्स की बात यहाँ पे देखने वाली है। जो इम्पोर्टेड क्रॉप्स हैं वो कम हुई है 13.49%। कॉटन की जो क्रॉप्स थी हमारे पास वो भी कम हो गई है 19.03%। वजह क्या है? बैड वेदर, या जो जगह इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मिंग के लिए वो बहुत कम लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा करनी चाहिए। और दूसरी क्रॉप्स जो छोटे मोटे लेवल की हैं उसमें ग्रोथ आई है, कितनी ग्रोथ आई है 4.78%। सो ये हमारे ये सेक्टर हो गया। तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर फिर भी बेहतर रहा है दोस्तों हमारा, देखिएगा कैसे बेहतर रहा है। तो दोस्तों 2020 से 21 के दरमियान जो हमारा टारगेट था वो आपके सामने 0.1% था, हमने अचीव कितना कर लिया 8.2%, जो कि हाई लेवल था। फिर 2021 से 20 तक की हमारी जो टारगेट था वो 6.8% था, हमारी अचीवमेंट 7.01 रही है। इसका मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बेहतर रहा है। तो दोस्तों ये देखें 2020 22 और 23 के दरमियान टारगेट 7.4 था, पीछे टारगेट अचीव करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट देखें कि नेगेटिव चला गया, नेगेटिव 3.88%। इसका मतलब कि टारगेट कि हम अचीव करना तो बहुत दूर की बात, हम नेगेटिव में चले गए थे। और 2023 से 24 के दरमियान हमारा टारगेट 3.4 था, और फिर भी हम नेगेटिव में रहे हैं, नेगेटिव 1.3% आया, 37%। और 2024 से 25 के दरमियान हमारी जो जो हमारा टारगेट था वो दोस्तों इतना नहीं था, वो जस्ट हमने 4.4% रखा, और हमने अचीव कितना किया 4.77%। इसका मतलब कि टारगेट से ज़्यादा ही अचीव किया हमने। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर फिर भी बेहतर रही है हमारी, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आई है। तो इस बार 4.8% के हिसाब से ग्रोथ हुई है, लास्ट टाइम ये -1.4% थी, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर। दोस्तों यहाँ पे आपको ग्राफ में नजर आ रहा होगा 4.77% है, यहाँ पे 4.8% लिखा है, यहाँ पे राउंड ऑफ करके लिखा जाता है डिजिट, यानी कि 4.77 को अगर आप राउंड ऑफ करके लिखें तो वो 4.8 ही बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारी है कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हमारी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 6.6% के हिसाब से। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यानी कि छोटी इंडस्ट्री है जो, वो 1.3% के हिसाब से उन्होंने ग्रोथ की है। जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, यानी कि बड़ी इंडस्ट्री है, वो लास्ट ईयर के मुकाबले में कम उनकी ग्रोथ हुई है। इन सेक्टर्स में अब हम देखते हैं कि डिक्लाइन आया है। केमिकल्स में, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में, आयरन और स्टील में, ये सेक्टर वो थे जिसमें यानी कि ग्रोथ नहीं हो सकी, बल्कि डिक्लाइन आ गया लास्ट ईयर के मुकाबले में भी। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें ग्रोथ आई है, जिस तरह ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है, 40% के हिसाब से ग्रोथ हुई है। क्लोथिंग है 8% के हिसाब से, टेक्सटाइल में 2% के हिसाब से ग्रोथ हुई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 4.5% के हिसाब से ये भी ग्रोथ इसकी भी हुई है। सो दोस्तों अब हम चलते हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर होती है जिस तरह आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपकी एजुकेशन है, बैंक है, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये भी ग्रोथ हुई है 2.9% के हिसाब से लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितनी थी 2.2%, तो इसका मतलब उसके मुकाबले में ये बेहतर रही है। सो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर में भी बेहतरी आई है, डेट इज 6.5%। सो अगर आप ये ग्राफ की मदद से भी देखें
कि हमने साल गुजरने के साथ साथ कैसे परफॉर्मेंस बेहतर की है या कम की है, यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। 2022 से 21 तक का रिजल्ट देखिएगा, टारगेट था 2.8 और हमने अचीव कितना किया 5.91। 2021 से 22 तक का टारगेट था 4.7, अचीव कर लिया 6.7। तो 2022 से 23 टारगेट था 4% और हम 0%, मतलब कि कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकी। 2023 से 24 तक टारगेट था 3.6 के हिसाब से और हमने अचीव किया 2.2%। और 2024 से 25 के दरमियान टारगेट था 4.1 और हमने अचीव किया 2.91%। दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा, इस तरह से अगर आप ग्राफ बनाएंगे अपने सब्जेक्टिव पार्ट में, वो CSS का पार्ट हो या PMS का हो, तो फिर आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं या PPSC की वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ये वो डिजिट याद कर लेते हैं तो वो MCQs आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट में भी ग्रोथ आई है जो 3.8% के हिसाब से है। फूड सर्विस भी ग्रोथ हुई है, उसकी भी 4.1% के हिसाब से। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्यों ग्रोथ आई है? क्योंकि पोर्ट्स जो थे उसमें वर्क बढ़ गया हमारा, शिपिंग एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, एयरलाइंस की एक्टिविटी भी ज़्यादा हुई है। अगर इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन 2023 में 6.8% था, 2024 में ये 5.7% था, 2025 में अब ये कम हो के आ गया 4.3%। इसका मतलब कि ये हमने बहुत बेहतर किया। 2023 में तो ये 29% तक भी चला गया था, अब ये ड्रॉप होके 4.6% तक आ गया। आप ये ग्राफ देखिएगा अगर, कि इन्फ्लेशन का ये जो डार्क लाइन नजर आ रही है, ये टारगेट था, ये वाला ये टारगेट था। अचीव किया गया है, ये वाला अचीव किया हमने। दोस्तों देखिएगा कि ये टारगेट हम सिर्फ यहाँ तक चाहते थे कि यहाँ तक आए, ये बनता है तकरीबन 10 से ऊपर, मतलब 12% तक हम चाहते थे कि हमारी तकरीबन इन्फ्लेशन होनी चाहिए, लेकिन हमने कम कितनी कर दी है, ये हमने 5 से भी कम कर दी, जो तकरीबन 4.6 बनती है हमारी, यहाँ तक हम तकरीबन ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इन्फ्लेशन बहुत कम की है। ये देखें ऊपर कहाँ तक गई है, ये यहाँ तक गई थी जो ऑलमोस्ट 29% तक चली गई थी, लेकिन ये फिर नीचे भी ऐसे ही आई है। सो ये ग्राफ की मदद से अगर आप रिप्रेजेंट इन्फ्लेशन को करोगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे और समझने में भी आसानी होगी। अब जीडीपी पर कैपिटा की अगर हम बात करें कि एवरेज इनकम कितनी रही है एक पर्सन की, तो इस साल वो ज़्यादा कमा रहा है, ये पहले हम पढ़ भी आए हैं, $1824, यानी कि एक साल का कमा रहा है एक पर्सन। पहले लास्ट ईयर ये कितना था, $1662। तो कितना इंक्रीज आया, 9.7%। उसके पीछे वजह क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर रही है, स्टॉक एक्सचेंज हमारा बेहतर रहा है या स्टेबल रहा है। ये आपको ग्राफ की मदद से जो जो सेक्टर भी दोस्तों हम करते जा रहे हैं, साथ हम ग्राफ लाजमी करते जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। 2020 से 21 तक देखिएगा, पर कैपिटा जो इनकम थी वो 1600 यानी कि 1677 थी, ये डॉलर में है, यहाँ पे आपको गिवन। ये 2021 से 22, ये 22 से 23, ये 23 से 24 और 24 से 25, 1824 यहाँ से आपको नजर आ रही है। पिछले साल थी 1662। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम हमारी पिछले साल की निस्बत बेहतर हुई है, मतलब हमने इम्प्रूव किया। अब देखते हैं इंटरेस्ट रेट। दोस्तों इंटरेस्ट रेट होता है कि जो फॉर एग्जांपल आपने बैंक से कर्जा लिया, कर्जा उसने आपको दिया है 12 लाख। अब 5 साल में आपने उसे टोटल अमाउंट 12 लाख ली थी, लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट में उसे 14 लाख वापस करनी है। ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये इंटरेस्ट रेट होता है, जिसे हम दूसरे लफ्जों में सूद भी कह सकते हैं। अब ये 2023 में था 22%, अब ये कितना है, अब ये आ गया है 11% पे। इसका मतलब ये कम कर दिया है। जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है तो जो आपकी एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग कर्जा लेते हैं बैंकों से क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं होता, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि बढ़ने लग जाती है। पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो पहले थी 68%, अब हो गई है 65%। फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $9.4 बिलियन पे चले गए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब टैक्स हम बहुत ज़्यादा अभी इकट्ठा कर रहे हैं आखिरी 5 सालों की निस्बत, यानी कि आखिर वाले 5 सालों की निस्बत अब बेहतर जा रही हैं। 24 कंपनियां जो प्राइवेटाइज कर रही हैं हम, वो पेंशन रिफॉर्म लेके आ रहे हैं जो जुलाई 2024 से अब वो इम्प्लीमेंटेशन हुई है जिसकी। और करंट अकाउंट बैलेंस को अगर हम बात करें तो दोस्तों लास्ट ईयर ये 1.3 बिलियन कम था। करंट अकाउंट जिस तरह पहले मैं समझा के भी आपको आया हूँ, करंट अकाउंट होता है कि कितने पैसे हमारे डॉलर्स हमारे मुल्क में आए हैं और कितने यहाँ से बाहर गए, इनके दरमियान डिफरेंस को करंट अकाउंट बैलेंस कहते हैं। अगर वो माइनस में हो, यानी कि ज्यादा पैसे बाहर जा रहे हैं डॉलर, तो वो डेफिसिट होता है। पिछले साल ये डेफिसिट था, यानी कि 1.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था। अब क्या हो रहा है, जुलाई और अप्रैल 2025 में ये सरप्लस में चला गया, मतलब इतने पैसे ज्यादा आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। ये ग्राफ भी आपको शो हो रहा होगा नीचे,
जिससे समझना आसान होगा। ये 2020 से 21 तक देखिएगा, इतना नुकसान हो रहा था, -0.8% था, यानी कि इतने डॉलर्स का हमें नुकसान हो रहा था। फिर -4.7, बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, नुकसान हो गया, डॉलर्स की कमी हो गई। फिर -1% पे गया, फिर -6% पे। ये वाहद अब है कि 0.5% पे चला गया है 2024 से 25 के दरमियान। तो इसका मतलब करंट अकाउंट बैलेंस जो है अब हमारा सरप्लस में जा रहा है। दोस्तों हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गई है, 7% बढ़ गई है। फ्रीलांसर जो है वो भी पैसे ज़्यादा कमाने लग गए हैं। 400 मिलियन डॉलर यानी कि उन्होंने कमाया, 400 मिलियन डॉलर। इंपोर्ट्स जो है वो भी बढ़ गए हैं, इंपोर्ट्स होती हैं बाहर से क्या कुछ मंगवा रहे हैं, वो भी 12% बढ़ गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिट। ये नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो है ये सेम उसी तरह है जिस तरह 2022 के अंदर थी। दोस्तों ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि कितनी आप जो चीज़ें यहाँ से सेल कर रहे हो और जो चीज़ बाहर से परचेज कर रहे हो उनके दरमियान जो डिफरेंस आएगा वो ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा। अब दोस्तों ये इस टाइम है 4.6%। लास्ट ईयर ये था 6% का डेफिसिट, यानी कि डेफिसिट पहले से इम्प्रूव हुआ है। पहले ज़्यादा था, 6% था, अब 6% से कम होकर 4.6% रह गया है। ग्राफ से समझते हैं कैसे। ये था 2020 से 21, जिसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट, यानी कि हमें डेफिसिट का मतलब यह नुकसान हो रहा था, डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। कितना नुकसान हो रहा था? 8.2%। 2021 से 22 में 10.4%, 2022 से 23 के दरमियान 7.4%, 2023 से 24 के दरमियान 6% का हमें नुकसान हो रहा था, ट्रेड डेफिसिट था। 2024 से 25 ये 4.6 रह गया, यानी कि पिछले साल की निस्बत अब कम हो गया है। तो इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट भी पहले से इम्प्रूव हुआ है। जो मशीनरी इंपोर्ट्स थी वो बढ़ गई हैं हमारी, इसका मतलब ये ज़्यादा हुई है मशीनरी इंपोर्ट्स, और ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट्स भी हमने ज़्यादा किया 24%। दोस्तों अब बात करते हैं रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज वो होती हैं जो लोग यहाँ से बाहर आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वो फिर वहाँ काम करते हैं और यहाँ पर जो उनके घर वाले रह रहे होते हैं उन्हें पैसे भेजते हैं, जिनको रेमिटेंसेज कहते हैं। अब ये रेमिटेंसेज जो हैं ये हमारे पास 31% के हिसाब से बढ़ गई है। लास्ट ईयर ये था लास्ट ईयर ये देखिएगा पाकिस्तान रिसीव 31 बिलियन डॉलर, लेकिन इस 2025 में सिर्फ मार्च के महीने में, एक महीने में हमने 4.1 बिलियन डॉलर यानी कि इकट्ठे किए। इतना रिकॉर्ड हमारे पास रेमिटेंसीज आए। अब जून 2025 तक ये हमारे पास टोटल कितने हैं? 37 टू 38 बिलियन डॉलर। पिछली बार ये कितने थे? 31 बिलियन डॉलर। 31 से आ गए हैं 37 टू 38। इसका मतलब ये भी इम्प्रूव हुए हैं, ये बेहतर हुए हैं। और ये पिछले यानी कि 2 साल पहले ये 10 बिलियन डॉलर यानी कि थे, यानी कि इतने कम थे हमारे पास। ये देखिए कि ग्राफ की मदद से समझना आपको आसान हो जाएगा। 2020 से 21 के दरमियान रेमिटेंसीज 27.3% थे। 2021 से 22 के दरमियान ये 6.2% थी इसकी ग्रोथ। 2022 से 23 के दरमियान नेगेटिव थी, इसका मतलब बहुत कम आए हैं। 2023 से 24 के दरमियान ये 10.7 थी। अब देखें ये कितनी ज़्यादा रेमिटेंसीज बढ़ गई हैं हमारे, और मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा जी दोस्तों आगे चलते हैं। ये है हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट जो है, इसमें हमारे 10 बिलियन डॉलर्स इकट्ठे हुए हैं इस बार। इतने 8,14,000 लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवाए हैं। टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया है 26%। देखिएगा नंबर ऑफ पीपल 3.7 मिलियन, इतने लोग हैं जो टैक्स देते हैं, और ये पहले से डबल हो गए, यानी कि लोग अब ज़्यादा टैक्स देना शुरू हो गए हैं। और वो लोग जो हाई ज़्यादा टैक्सेस देते थे उनकी तादाद 178% बढ़ गई है। शॉपकीपर्स जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है। गवर्नमेंट ने 1 ट्रिलियन रुपीस का जो कर्जा था वो दिया है। इस्लामिक बैंकिंग लोन्स टाइम जो है वो भी बढ़ गया है, कितना? 66%। नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो 16% बढ़ गया है। इसका मतलब इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं। लोगों का जो ट्रस्ट या होप है कंट्री पे वो आखिरी 6 सालों में अब सबसे ज़्यादा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो 10 मिलियन फैमिलीज को हम मदद कर रहे हैं। कितनी मदद कर दी हमने इस साल? 593 बिलियन रुपीस। इसका मतलब इतने पैसे दिए हमने। नेक्स्ट है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं कि गवर्नमेंट की आमदनी कितनी है, अखराजात कितने हैं। अगर अखराजात ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम हो, तो वो डेफिसिट हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट। अब देखिएगा दोस्तों इस साल जो फिस्कल डेफिसिट रहा है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग रही है वो 2.6% रही है। लास्ट ईयर ये 3.7% थी, इसका मतलब कम हुई है, ये भी पहले से बेहतर हो गई है। ग्राफ से समझिएगा।
2020 से 21 तक ये 6.1% थी। 2021 से 22 तक ये 7.9% थी। 2022 से 23 तक ये 7.8% थी। 2023 से 24 तक ये 6.9% थी। 2024 से 25 तक ये 2.6 डेफिसिट हो गया। इसका मतलब देखें कि मुसलसल ग्राफ ये नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से नीचे आ गया। सो फिजिकल डेफिसिट हमारा बेहतर हुआ। टैक्स कलेक्शन को देखें, जिस तरह हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि 26.3% यानी कि ज़्यादा हुआ है टैक्स की जो कलेक्शन है। जुलाई से अप्रैल तक तकरीबन 9,300 बिलियन रुपीज़ जो है वो कलेक्ट हुए हैं, ये जुलाई से अप्रैल तक। सो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हुकूमत ने कितने इकट्ठे किए थे सेम पीरियड में, इसी पीरियड में जितना ये पीरियड है, इस पीरियड में उसने इकट्ठे किए थे 7,361। इसका मतलब ये 7,000 की लाइन है, ये 9,000 की लाइन है। इसका मतलब कि हमने टैक्स कलेक्शन पिछले साल की निस्बत हमने बेहतर की है। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है ये आपको नज़र आ रहा है, 12,000। ये ओके। सो दोस्तों हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि इस साल हमने टारगेट कितना कर लिया है, 12,970 बिलियन रुपीज़ हमारा गवर्नमेंट का मतलब टारगेट है। ये आपको टैक्स कलेक्शन का आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा होगा कि टारगेट ये सेट किया था और इतना अचीव किया। ये 2021-22 में, ये 22-23 में, ये 23-24 में, और ये 2024 और 25 में ये टारगेट है और ये फिलहाल अचीवमेंट है जो ऊपर हम पढ़ भी आए हैं। नेक्स्ट है KSE 100 इंडेक्स। KSE मतलब कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। तो दोस्तों जुलाई से मार्च 2025 तक ये जो स्टॉक एक्सचेंज रही है, स्टॉक एक्सचेंज होती है कि जिसमें आप कंपनी का इंटरेस्ट खरीद लेते हैं और आप वहाँ से इन्वेस्टर जो होता है वो पैसे कमाता है। ये 50.2% के हिसाब से इसकी ग्रोथ हुई है, ये बहुत पॉजिटिव ग्रोथ रही है। ये यहाँ से इंक्रीज हुई है और यहाँ तक पहुँची है, 1,17,807 पॉइंट तक गई है। हाईएस्ट पॉइंट 1,18,770 था मार्च में हमारे पास। लोएस्ट पॉइंट ये 77,084 था अगस्त, यानी कि 5 अगस्त को। यहाँ से मतलब इतनी ग्रोथ हो गई है। ये ग्राफ में देखिएगा आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। 2020 से 21 के दरमियान ये ग्रोथ रही है 37.6%। 2021 से 22 के दरमियान -12.3%। 2022 से 23 के दरमियान ये रही है 0.2%। 2023 से 24 के दरमियान ये रही है 89.2%। ये बहुत ग्रोथ हुई है मेगा लेवल पे। 2024 से 2025 के दरमियान ये 50.2% के हिसाब से ग्रोथ हुई है इसकी। दोस्तों अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें तो 45% ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। मतलब इतनी ज़्यादा लोग हैं जो गुर्बत की यानी कि अगर जो लाइन सेट की हुई है उससे भी नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिनिमम वेज है जो मजदूरी है वो 37,000 तय की गई है। IMF ने 1.3 बिलियन दिए हैं रिफॉर्म्स के लिए। 600 से 700 मिलियन डॉलर जो है वो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए। दोस्तों गवर्नमेंट ने 2000 मेगावाट बिजली रखी है किन कामों के लिए, जो डिजिटल वर्क है उसको प्रमोट करने के लिए। AI के रिलेटेड जिस तरह ये बिटकॉइन है, इसको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने कहा कि 2000 मेगावाट बिजली हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि ये अलग से रखी है ताकि इनको इलेक्ट्रिसिटी का मसला ना हो। अब देखते हैं दोस्तों कि एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। GDP की ग्रोथ जो थी वो 2.7% थी। नेक्स्ट ईयर जो है वो 4.2% ये रखी जा रही है, यानी कि इस टाइम ये सोची जा रही है 2.7% हम अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर हम 4.2% हम टारगेट रखेंगे। रेमिटेंसी जो है वो इतनी इंक्रीज कर गई जुलाई से अप्रैल तक। करंट अकाउंट बैलेंस जो है ये भी सरप्लस में गया। फिजिकल डेफिसिट कम हो गया, 2.6% पे आ गया। प्राइमरी बैलेंस जो है ये भी सरप्लस में गया 3% में। पॉलिसी इंटरेस्ट रेट हम 11% पे आ गया। जो लोन टू प्राइवेट सेक्टर है ये कितने पैसे हैं, 681 बिलियन ये दिए गए हैं कर्जे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को। अब लास्ट ईयर दोस्तों डेवलपमेंट स्पेंडिंग के कितनी डेवलपमेंट पे खर्चा करने जा रही है हुकूमत 2024 से 25 में कितना हुआ है, ये अमाउंट है 3,483 बिलियन रुपीज़, जिसमें फेडरल प्रोजेक्ट्स हैं इतने अमाउंट के 1100 बिलियन रुपीज़ के। जो प्रोविंशियल अमाउंट है इसमें से प्रोविंशियल जो जो अमाउंट है 2,383 इतनी बिलियन की जो अमाउंट है रुपीज़ में ये सूबे हमारे पास खर्च करते हैं।
सो दोस्तों ये हमारा इकोनॉमी का कंप्लीट एक लेक्चर था, जिसके बाद आपको हर सेक्टर में क्या हमारी परफॉर्मेंस है, क्यों ये परफॉर्मेंस वीक है, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये अगर आप कर लेते हो तो इकोनॉमी में हर सेक्टर के रिलेटेड इंशाल्लाह आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।